हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो सेशन है बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम यानी कि बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी के द्वारा 2025 में जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं सभी एग्ज़ाम्स की यहाँ पर मैंने सूची बना दिया है। आप देख सकते हैं 71वीं बीपीएससी का पीटी लिया गया था 13 सितंबर 2025 को। बीपीएससी एएसओ का एग्ज़ाम लिया गया है 10 सितंबर 2025 को। बीपीएससी एलडीसी का मेंस का पेपर लिया गया था 20 सितंबर 2025 को। इसी प्रकार से आप देखिए, बीपीएससी डीएसओ का एग्ज़ाम लिया गया है, बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम लिया गया है, बीपीएससी मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम लिया गया है, लॉ ऑफिसर का, सिस्टम एनालिस्ट का, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का और जूनियर लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम लिया गया है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स में जितने भी हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 2025 में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक पूरा देखिएगा। और देखिए, बीपीएससी जो है प्रश्न रिपीट भी करता है, तो हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम के लिए बीपीएससी के द्वारा 2025 में जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं और उनमें सभी एग्ज़ाम्स में जो हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं यानी कि इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिएगा फ्रेंड्स, ये एएसओ का प्रश्न है। इसी साल एएसओ का एग्ज़ाम लिया गया है बीपीएससी के द्वारा। प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 तक अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच लड़ा गया था, उसका समापन निम्नलिखित में से किस समझौते यानी कि किस संधि के साथ हुआ। देखिए, अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इस तरह से आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से क्या होगा, तो देखिए इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब देखिए, आपको याद रखना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कब, तो 1767 से 1769 के बीच। किसके बीच ये युद्ध हुआ था, तो अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध का समापन जो है 1769, ध्यान रखिएगा, 1769 के मद्रास की संधि के तहत हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मद्रास की संधि। अच्छा, कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे टोटल? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। ये तो पहला हो गया जो मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये 1780 से लेकर के 1784 तक हुआ था और इसका समापन हुआ था 1784 के मंगलौर के संधि के तहत। मंगलौर के संधि के तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1790 से 1792 के बीच, ठीक है ना। और इसका समापन जो हुआ था 1792 के श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत इसका समापन हुआ था। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये 1799 में हुआ था और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, दूसरा 1780 से 84 के बीच, उस समय जो है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है ना। तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था और जो चौथा हुआ था उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। तो सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसी में जो है ये हैदर अली था, उसकी मृत्यु हुई थी दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, और टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1799 में हुई थी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के सेशन बनाने में 5 से 6 घंटे का मेरा महत्वपूर्ण समय लगता है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, सेशन को लाइक ज़रूर करें और कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए, कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज़ कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था, बताइए। देखिए, कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज़ कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था, तो फ्रेंड्स ये लिग्रांड है, लिग्रांड के खिलाफ लड़ा था इन्होंने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुंवर सिंह के बारे में प्रश्न बीपीएससी पूछता है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किन्होंने किया था, तो आपको याद रखना है वीर कुंवर सिंह ने, ठीक है ना। और इन्होंने कहा भी था कि मैं जहाँ भी रहूँ जगदीशपुर वहीं है, ठीक है।
और इनकी मृत्यु भी पूछा गया है बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में कि कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 26 अप्रैल 1858 को इनका देहावसान हुआ था, ठीक है ना, इनका देहांत हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम ने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी मद्रास, बम्बई और बंगाल को एक सामान्य प्रणाली में लाया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न जो है आपके पेपर में निश्चित रूप से इस तरह से बनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 100 नंबर का जीके जीएस जो है आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न की संभावनाएं हैं कि यहाँ से इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ध्यान रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने मद्रास, बम्बई और बंगाल के तीनों अलग अलग प्रेसिडेंसी को एक सामान्य प्रशासनिक प्रणाली में लाया, ठीक है ना। और देखिए, इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश शासन ने भारत के प्रशासनिक तंत्र को केंद्रीयकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस अधिनियम द्वारा मद्रास और बम्बई की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो अभी मैंने बताया था कि इस अधिनियम के तहत जो है अंग्रेजों ने, ब्रिटिश शासन ने भारत के प्रशासनिक तंत्र को केंद्रीकृत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। तो अगर ये भी प्रश्न पूछेगा कि किस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बम्बई की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो याद रखिएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से मैं सारा सब्जेक्ट आपको कवर करवाऊंगा। देखिए, गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी करा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। अब देखिए, ऊपरी करा शब्द का प्रयोग बताइए। तो फ्रेंड्स, ये किया जाता था सभी विषयों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपरी करा शब्द का प्रयोग किया जाता था सभी विषयों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऊपरी करा शब्द। चलिए, ये संबंधित है गुप्त साम्राज्य से। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, ये स्टेटमेंट देकर के पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो है कथन दिया गया है, यहाँ पर विचार करना है। बिहार में मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही आंसर आपको चुन करके यहाँ पर बताना है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है, ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं ये पूछा जा रहा है, बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सभी स्टेटमेंट पढ़िएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंक करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। ये आप बिल्कुल जानते हैं कि नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। और अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित हैं, धर्म की एक नीति को बढ़ावा देते हैं, ये भी सही है। और एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो बिंदुसार के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र का दौरा किया था, यह स्टेटमेंट गलत है चंद्रगुप्त के समय में, ठीक है ना। तो मेगास्थनीज जो आया था ये बिंदुसार के समय में, पाटलिपुत्र का दौरा नहीं किया था चंद्रगुप्त के समय में। तो कितने स्टेटमेंट सही हो गए? 2 स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। ये भी कथन देकर के पूछा गया है और ऊपर दिए गए कथन में से कितने सही हैं ये पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि विजयनगर का जो विजयनगर साम्राज्य था, इसकी स्थापना किसने किया था? तो 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने किया था। तुलुप वंश के महानतम शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त मलयाद की रचना किया। बिल्कुल, इन्होंने जो है तेलुगु में अमुक्त मलयाद की रचना किया था। और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम का, ठीक है ना, संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम का रचना इन्होंने किया था कृष्णदेव राय ने। तो ये भी याद रखिएगा, जाम्बवती कल्याणम की रचना इन्होंने संस्कृत में किया था और अमुक्त मलयाद की रचना इन्होंने तेलुगु में किया था। इनकी एक और रचना याद रखिएगा, उषा परिणय। उषा परिणय ये भी जो है कृष्णदेव राय की रचना है, उषा परिणय, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, नया पॉइंट आपके लिए हो सकता है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट है कि विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी, ये तुंगभद्रा नदी के तट पर थी। इसको तालीकोटा के युद्ध के बाद लूट लिया गया था। देखिए, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में और इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन का यह कारण माना जाता है। और इसमें विजयनगर साम्राज्य का जो नेतृत्व कर रहा था वो राम राय कर रहा था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो पूछा गया है कि कितने सही हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा तीनों सही दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले जाया गया था। तो आपको याद होगा कि 1739 में जो है नादिर शाह ने जो है
आक्रमण किया था। और उस समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह रंगीला इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसी ने जो है प्रसिद्ध मयूर सिंहासन जो था, तख्ते ताउस था, और कोहिनूर हीरा लेकर के ये ईरान लौट गया। ईरान का नेपोलियन भी नादिर शाह को कहा जाता है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की गई थी। यह विचार जो है लाला लाजपत राय का है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए लाला लाजपत राय ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली के उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? ये पूछा गया है कि किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश पर। अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, ये फेंका गया था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में, मतलब उसी पर फेंका गया था, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय पर। अच्छा, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय आपको याद होगा, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया गया था 1912 में, और फाइनली 1913 में जो है राजधानी दिल्ली बनी थी। ठीक है, और 23 दिसंबर 1912 की यह घटना है जब इस पर बम फेंका गया था। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉर्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया था, और इसके लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी था। हॉर्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है ना। और इसमें 13 व्यक्तियों को जो है अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें अमीन चंद्र, दीनानाथ, बाल मुकुंद, उसके बाद देखिए बालराज मैला, वसंत कुमार, ये सब और भी लोग थे इसमें। ठीक है, और औध बिहारी को भी इसमें गिरफ्तार किया गया था। इसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दीनानाथ इसमें सरकारी गवाह बन गए थे, और इसमें मुख्य भूमिका निभाया था रास बिहारी बोस, जो भाग करके जापान चले गए थे। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा आप, लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि 1911 में, ये सब 71वीं बीपीएससी का भी प्रश्न आप कर रहे हैं। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला? किसे अवसर मिला ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये मिला था लाला हरदयाल को, लाला हरदयाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गद्दार पार्टी की स्थापना इन्होंने किया था। उसके बाद देखिएगा MAO कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज है। ठीक है ना, MAO अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। बताइए ये कौन है? तो फ्रेंड्स ये है थियोडर बैक। याद रखिएगा थियोडर बैक। हो सकता है कि ये प्रश्न हूबहू पूछ लिया जाए आपके पेपर में। चलिए BPSC AEDO के लिए हम लोग ये हिस्ट्री का महामैराथन कर रहे हैं। BPSC के द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम लिए गए हैं उनमें जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए ये प्रश्न BPSC ने डिलीट कर दिया है। क्यों इसको डिलीट कर दिया है? क्योंकि BPSC ने तर्क दिया है कि यहाँ पर द नहीं होगा, सिर्फ होगा यंग इंडिया। तो ये द वर्ड लगा हुआ है ना, इसी के कारण इसको डिलीट किया गया। तो यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो आपको याद है, महात्मा गांधी ने। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? तो आपको पता है कि कौन सा ऐसा कमीशन है जिसमें एक भी भारतीय नहीं था? तो ये आपका साइमन कमीशन था। ठीक है ना, इसको व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है, साइमन कमीशन। ठीक है, आपको याद होगा साइमन कमीशन है ये। क्लियर, याद रखिएगा साइमन कमीशन हो जाएगा। अच्छा, साइमन कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। ठीक है ना, और 27 मई 1930 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? तो चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था बता दीजिए फ्रेंड्स। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यानी कि करो या मरो, डू और डाई का नारा है। ये किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है कि किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था। किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था। आप देख सकते हैं नारा भी पूछा गया है, 3 नारे हो गए, चलो दिल्ली, डू और डाई और बांटो और छोड़ो का नारा। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना का है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारत की विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान राज्यों को मूर्ति रूप दिया था। बताइए किस अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश बने थे। तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है 1947। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके। 1918 में किस कांग्रेसी नेता ने बिहार की यात्रा किया था ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके। तो ये क्या था, एनी बेसेंट ने। 1918 में एनी बेसेंट 2 बार पटना आई थी, 2 बार ये पटना आई हुई थी, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। 2 बार ये पटना आई हैं एनी बेसेंट। ठीक है, 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को। चलिए उसके बाद देखिए चंपारण कृषि कमेटी, चंपारण एग्रेरियन कमेटी की नियुक्ति किसके बीच समझौता हुआ था। बताइए 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसकी एक विशेष सफलता का ये परिणाम है। और ये जो है गांधी जी और किसके बीच हुआ था। बताइए भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच हुआ था। ठीक है, चंपारण कृषि कमेटी का गठन। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। कौन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। याद रखिएगा 1929 में इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 1922 में श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर ने मुंगेर में जो है किसान सभा का गठन किया था। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत, ध्यान से पढ़िएगा, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय किसको मार दिया गया था। तो देखिए दरअसल ये घटना है कब की, तो ये 1942 की घटना है। 10,000 लोग जमा हो गए थे विक्रम थाने की ओर और अंग्रेज़ों ने उन पर गोलियां बरसा करके रोका था। ठीक है, और इनमें से जो नाम पूछा गया है विक्रम पुलिस थाने में, तो ये कौन थे, तो इनका नाम है रघुनाथ सिंह नहीं नाम है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है रंगनाथ। ठीक है ना, इनका नाम है रंगनाथ, बट यहाँ पर रघुनाथ लिख दिया है ना, इसीलिए इसका आंसर बीपीएससी ने उपरोक्त में से कोई नहीं माना है। आपको नाम रंगनाथ याद रखना है, गोराखड़ी के रंगनाथ। ठीक है ना, गोराखड़ी के रंगनाथ, क्लियर, गोराखड़ी के रंगनाथ। और इसी समय जो है काब के बुटाई राम थे। काब एक जगह है, वहाँ पर काब के बुटाई राम, काब के बुटाई राम एक और नाम मिल गया आपको। और सोरगपुर के त्रिवेणी शहीद हो गए थे। 3 लोग थे, गोराखड़ी के गोराखड़ी के रंगनाथ, ठीक है, काब के बुटाई राम, काब के बुटाई राम, ठीक है ना, बुटाई राम, काब के बुटाई राम और सोरगपुर के त्रिवेणी, सोरगपुर के त्रिवेणी, सोरगपुर के त्रिवेणी, ये 3 लोग शहीद हुए थे, सोरगपुर के त्रिवेणी। ठीक है ना, तो ये तीनों नाम अब से आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने। ऐसा कोई वैकेंसी नहीं आया था मार्च 1939 में। ठीक है ना, मुख्यमंत्री के लिए कोई ऐसी रिक्तियाँ नहीं आई हुई थी, जैसे आपकी वैकेंसी आती है ना, तो उस समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो नए प्रधानमंत्री उस समय बिहार के बने थे। तो इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है, ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है, बताइएगा इसमें से, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गार्गी हो जाएगा। गार्गी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गार्गी। ठीक है, गार्गी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सूची दिया गया है और मिलान करना है। प्राचीन भारत के स्थल है और वर्तमान में ये किस राज्य में है। प्राचीन भारत के स्थल हैं और वर्तमान में ये किस राज्य में है, यहाँ पर आपको मिलान करके राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मैं बता देता हूँ आपको, तो ये आपका हो जाएगा कर्णसुवर्ण, तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद प्राग ज्योतिष, तो ये असम हो जाएगा। गिरनार हो जाएगा आपका गुजरात में और प्रतिष्ठान हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर 3, 4, 2, 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 3, 4, 2, 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट है कि यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि घटना स्थल है और संबंधित व्यक्ति यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, घटना स्थल है और संबंधित व्यक्ति यहाँ पर दिया गया है। ठीक है,
चलिए उसके बाद इसको भी मिलान करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिलान करके यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए चोलगंगम झील, तो ये आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, यानी कि आपका ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 3 मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए धर्म महामात्र की नियुक्ति, तो यहाँ पर आपका अशोक हो जाएगा। 4 प्रयाग की सभा हर्षवर्धन के समय, ठीक है। और सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर 3, 4, 2, 1 इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया, बताइए किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया इसमें से। तो ऑब्वियसली बहलोल लोदी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। किसने किया था, बहलोल लोदी ने किया था, ठीक है ना, बहलोल लोदी ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको राजवंश का नाम दिया गया और कह रहा है कि निम्नलिखित में से उनके शासन का सही कालानुक्रम क्या है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को जो है मिलान करना है, ठीक है ना, मिलान करके यहाँ पर आप मिलान नहीं करना है, यहाँ पर आपको बताना है। तो सबसे पहले मौर्य हो जाएगा, निश्चित रूप से सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका मौर्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शुंग हो जाएगा, उसके बाद आपका कन्म हो जाएगा, फिर कुषाण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2, 1, 4, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपका मौर्य, फिर आपका हो जाएगा कौन सा, शुंग, फिर आपका कन्व और फिर आपका हो जाएगा कुषाण, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। देखिए कहीं आंसर में मैं त्रुटि कर देता हूँ ना टिक लगाने पर, तो आप लोग सुधार करके क्वेश्चन नंबर लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है, ध्यान से पढ़िएगा, तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसमें से तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखी गई है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें से आपका हो जाएगा साहित्य लहरी। कौन सा हो जाएगा, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो है ना ये सूरदास की है, सूरदास की रचना है, सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। तो ये तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा फिर से मिलान करना है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको मिलान करते हैं और मिलान करके यहाँ पर राइट आंसर आपको बताने हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर काबुली मस्जिद हो जाएगा, कौन सा इसमें से, काबुली मस्जिद बाबर, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा, तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। इलाहाबाद का किला तो अकबर, ठीक है ना। इत्माद-उद-दौला का मकबरा नूरजहाँ। तो अब इसलिए आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आंसर आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश सही है। स्वामी रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी से संबंधित है। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज, ये भी सही है। जेम्स अगस्टस की कलकत्ता क्रॉनिकल ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। जेम्स अगस्टस की द बंगाल गजट किसकी है, द बंगाल गजट, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा थोड़ा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर पिता दिया गया है और पुत्र, मिलान करना है, ठीक है ना। पिता यहाँ पर दिया गया है और पुत्र यहाँ पर आपको मिलान करना है, ठीक है। तो देखिएगा बाबर का यहाँ पर मिलान करना है आपको, ठीक है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पर देखिएगा बाबर का क्या हो जाएगा, बाबर का मुराद, अकबर का सलीम, शाहजहां का हो जाएगा आपका, नहीं एक मिनट रुकिए, बाबर का कामरान होगा ना, बाबर का कामरान, ठीक है। अकबर का सलीम, शाहजहां का मुराद और जहांगीर का खुसरो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3, 1, 4, 2 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, तो बिहार में है चौथा बौद्ध संगति का आयोजन नहीं हुआ था, ये कश्मीर में हुआ था कनिष्क के समय में। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा ये सब बिहार में हुए थे। ये सब आप जानते हैं, समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन, इसमें से देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य नहीं थे, नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य इसमें से कौन नहीं थे ये पूछा जा रहा है। तो कौटिल्य हो जाएंगे राइट आंसर, कौटिल्य चाणक्य, ये तक्षशिला से संबंधित है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्या है, सही क्रम कौन सा। आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। राजकुमार जो नंद कुमार थे, इनको मृत्युदंड, नंद कुमार को मृत्युदंड कब दिया गया था, बताइए। नंद कुमार को मृत्युदंड कब दिया गया था, मिलान मतलब सही क्रम इसमें से आपको बताना है, ठीक है।
तो 1776 की घटना है ये, ठीक है। वारन हेस्टिंग्स के समय में सालबाई की संधि हुई थी 1782 में, ठीक है। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, और टीपू सुल्तान की मृत्यु मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही 1799 में। तो अब इसको क्रम आप लगा लीजिएगा बेशक, ठीक है, क्रम आप लोग लगा लीजिएगा। पहला सबसे क्या हो जाएगा, सबसे पहली घटना इसमें से कौन सी है, तो वांडीवास की लड़ाई है, ठीक है, यानी कि 3 हो जाएगा। उसके बाद दूसरी घटना इसमें से कौन सा हो जाएगा, राजकुमार जो है राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, ये एक हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद आपका हो जाएगा सालबाई की संधि 2 और फिर 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका प्रकाशन हुआ सबसे पहले, तो बिहार हरकरा, बीपीएससी ने इसका आंसर दिया हुआ है बिहार हरकरा का, ठीक है, बिहार हरकरा का। उसके बाद देखिए सूची दिया गया है, मिलान करना है, ठीक है। चलिए चंपारण सत्याग्रह, तो ये आपको पता है, चंपारण सत्याग्रह से जुड़े व्यक्ति का नाम इसमें से बताना है, तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए आज़ाद दस्ता, तो आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, ठीक है। 1940 में जो है यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन दिया गया है, तो यह श्याम नारायण सिंह, और किसान सभा बिहार स्वामी शाहजानंद सरस्वती। आंसर देखते हैं, तो इसका आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये प्रश्न पढ़िएगा, ये एलडीसी मेंस में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, ये आपको 5 वंश का नाम याद रखना है। ये क्रम से दिया गया, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। सबसे लंबा और सबसे छोटा राज्य का काल जो था, राजत्व काल किस राजवंश का था, तो सबसे लंबा किसका था और सबसे छोटा किसका था, ये आपको बताना है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए फ्रेंड्स। सबसे लंबा, तो देखिए सबसे लंबा रहा था किसका, किसका रहा था बताइए फटाफट, तुगलक का, ठीक है ना, तुगलक का 1320 से 1398 तक कार्यकाल रहा था तुगलक वंश का। और सबसे कम खिलजी का रहा था 1290 से 1320 तक, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मगध क्षेत्र तक, थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि पूरा ये ऑप्शन आपको दिखे, मगध क्षेत्र तक सातवाहन साम्राज्य का विस्तार करने के श्रेय किस सातवंश वंशीय शासक को जाता है, तो ये किसको जाता है फ्रेंड्स बताइए, तो ये जाता है सातकर्णी प्रथम को। ये बीपीएससी का फाइनल आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ, सातकर्णी को। और सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था, तो सीमुक ने किया था, याद रखिएगा सीमुक ने किया था। राजधानी कहाँ पर थी, राजधानी प्रतिष्ठान थी, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के संबंध में निम्न कथन में से क्या सही है, इसमें से आपको सही बताना है, यहाँ नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चयन करना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक एक करके हम लोग कि इसके मुख्य 4 भाग थे, नहीं 4 भाग नहीं थे विनय पिटक के, विनय पिटक के 5 भाग थे, ये गलत हो गया। बौद्ध भिक्षुओं के 227 नियम है, सही है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं विनय पिटक में, नहीं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक में, किसमें है, जातक में, तो ये भी गलत हो गया। और बौद्ध भिक्षुओं के 311 नियम है, ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो सही है आपका 2 और 4, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, केवल 2 और 4 सही है, ठीक है। देखिए पुरास्थल सेनुवार, सेनुवार जगह है एक, किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है सेनुवार, तो ये नवपाषाण का भी और ताम्रपाषाण का भी, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाएं इरावदी नदी से सिंध तक, इरावदी नदी से सिंध नदी तक पहुंचाने का श्रेय किस अंग्रेज शासक को जाता है, तो फ्रेंड्स ये जाता है लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी, ध्यान रखिएगा लॉर्ड डलहौजी को। चलिए उसके बाद देखिए महारानी विक्टोरिया के नवंबर 1, 1858 की घोषणा की मुख्य बातें क्या थी, ये घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, आपको याद होगा। और यहाँ पर आपको दिए गए हैं 4 स्टेटमेंट, और यहाँ पर आपको इसमें से राइट आंसर चुन करके बताना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि मुख्य बात क्या थी इसमें। साम्राज्य विस्तार की इच्छा न होना, बिल्कुल था ये। धार्मिक सहिष्णुता भी था, देसी शासकों को, नवाबों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, विद्रोहियों को क्षमा दान देना भी नहीं था। बट ये इंपॉर्टेंट है, साम्राज्य विस्तार की इच्छा न होना और धार्मिक सहिष्णुता, ठीक है। और आखिरी विस्तार आपने 1885 में डफरिन के समय में जो है म्यांमार को मिलाया गया था, ये आपको याद होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा तो राइट आंसर यहाँ पर 1, 2 हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए मुद्राओं में मुद्रा लेख की लिपि क्या थी? बताइए मुद्रा लेख की लिपि क्या थी? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? अरबी और देवनागरी थी। अरबी और देवनागरी, ध्यान रखिएगा, अरबी भी था और देवनागरी भी थी। तो अरबी और देवनागरी शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासन व्यवस्था में मुहतसिब, इस तरह से आपने पढ़ा होगा, लूसेंट वगैरह में आपने मुहतसिब भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। मुहतसिब जो है नामक अधिकारी को औरंगजेब ने किस विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया था? देखिए मुहतसिब के अलग अलग कार्य थे। अभी आपने जो है पढ़ा होगा मुहतसिब क्या था, तो ये आम जनता को दुष्चरित्र से ये बचाता था, ठीक है। उसके बाद आपने और भी पढ़ा होगा, जैसे कि ये जूते हुए खेत का प्रतिबंध करता था। जुए के खेल का, जूते हुए खेत नहीं, जुए के खेल को प्रतिबंध करता, मतलब जितने भी जो दुराचरण थे उन पर ये रोक लगाता था। सार्वजनिक सदाचार की देखभाल करता था। शराब भांग के उपयोग पर रोक लगाता था। ये सब था। और साथ ही साथ अभी औरंगजेब के समय में, चूंकि यहाँ पर जोड़ दिया गया है, आप देख सकते हैं औरंगजेब के समय में, तो औरंगजेब के समय में इसका कार्य था बादशाह के आदेश से मंदिरों को तोड़वाना। बादशाह के आदेश से मंदिरों को तोड़वाना, मंदिरों को नष्ट करने के लिए औरंगजेब के समय में। बाकी समय में आपने देखा होगा कि शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, जितने भी गलत काम थे उनको रोकना था। बट औरंगजेब के समय बादशाह के आदेश पर मंदिरों को नष्ट करना भी इसका कार्य बन गया था। चलिए उसके बाद देखिए अकबर द्वारा चलाए गए धर्म, जिसे तौहीद इलाही। अब देखिए तौहीद इलाही यानी कि दीन इलाही, ठीक है, इसी का नाम है दीन इलाही। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है देवी एकस्वरवाद, देवी एकस्वरवाद। और देखिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, दीन इलाही अकबर ने चलाया था 1542, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अब पढ़ेंगे कि बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी यानी कि बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक है ना। अगर अंग्रेजी में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, और हिंदी में बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सैयद इमदाद अली ने किया था। सैयद इमदाद अली ने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किसने किया था, तो सैयद इमदाद अली ने, सैयद इमदाद अली ने किया था। कब? तो आपको याद रखना 1868 में। कहाँ पर? तो मुजफ्फरपुर में, ठीक है। सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी यानी कि बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना सैयद इमदाद अली ने 1868 में मुजफ्फरपुर में किया था। और देखिए इसका उद्देश्य बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक कल्याण को बढ़ावा देना था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह का नेता कौन था? ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और बार बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। बाबू कुंवर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए बाबू कुंवर सिंह का ही स्टेटमेंट है, मैं जहाँ भी रहूँ जगदीशपुर वहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कुंवर सिंह। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि पूरा ये स्क्रीन पर एडजस्ट हो जाए। देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान साल्ट पीटर यानी कि सेंधा नून के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन काल के दौरान साल्ट पीटर यानी कि जो सेंधा नमक है, सेंधा नून के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो था यह आपका बिहार था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कहाँ लागू किया गया था? अब देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है अस्थाई बंदोबस्त जो है ये लागू किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था? तो 1793 में किया था, ठीक है। और कहाँ पर? तो आपको ध्यान रखना है ये किया था आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में भी जाना जाता है, तो साथ साथ आप ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इसमें देखिए ध्यान रखिएगा कि जमींदारों को किसान से वसूल किए गए भू राजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग स्वयं रखना था, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए पूरा प्रश्न पढ़िए। ये है भागा जतिन, इनके बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भागा जतिन के बारे में, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं भागा जतिन तो वे जुगांतर, यहाँ पर ये बना लीजिएगा इस तरह से जुगांतर, ठीक है ना।
ये जुगांतर क्रांतिकारी समूह से जुड़े थे। बिल्कुल जुगांतर के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे थे ये। और बारिंद्र घोष के साथ जतिन ने देवघर के पास एक बम फैक्ट्री स्थापित किया था। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये जुगांतर क्रांतिकारी समूह से जुड़े थे और 1915 में बालासोर में ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इनको गोली लगी थी और ये शहीद हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बीज होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भागा जतिन के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये वाला ऑप्शन दिख जाए, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि पूरा आपको ये दिखाई दे स्पष्ट रूप से, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयब जी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से इन्होंने कार्य किया था। और देखिए 1887 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आपका अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, उसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि 1887 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। अच्छा, 1885 में पहला आपको याद होगा कि WC बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था। दूसरा 1886 में जो है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ था। तीसरा 1887 में हुआ था जिसका अध्यक्षता जो है बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। और आप बताइए कि ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित अकाल आयोगों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितने भी कमीशन दिया गया है, जितने भी आयोग दिए गए हैं, ये सारे के सारे जो हैं अकाल आयोग हैं, यानी कि अकाल से संबंधित हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, देखिए ये मैकडोनल कमीशन जो था, मैकडोनल आयोग जो था, इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था 1901 में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए स्ट्रैची कमीशन जो था, स्ट्रैची कमीशन, ये भी ध्यान रखना है, इसका गठन हुआ था 1880 में, स्ट्रैची कमीशन का, ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। उसके बाद देखिए ये आपका लॉयल कमीशन है, तो लॉयल कमीशन का हुआ था 1897 में। और कैंपेबल कमीशन का याद रखिएगा, कैंपेबल कमीशन का जो है 1866 में हुआ था, ठीक है। तो ये क्रम अब आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए, अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। सारे कथन को पढ़िए। देखिए मद्रास थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट ने कहा कि प्राचीन समय में हिंदू महिलाएं शिक्षित थी और समाज में स्वतंत्र रूप से घूमती थी, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है सत्य नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका पढ़ लीजिए, ये भी सही हो जाएगा कि उत्तर भारत के आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया था। उसके बाद देखिए तीसरा स्टेटमेंट भी जो है सही दिया गया है। उसके बाद देखिए चौथा स्टेटमेंट पढ़िएगा कि धोंदो केशव कर्वे उच्च जाति की हिंदू विधवाओं की शिक्षा के खिलाफ थे। नहीं, यही पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए धोंदो केशव कर्वे, जिनको कि शॉर्ट में DK कर्वे कहा जाता है, इन्होंने पश्चिमी भारत में एक समाज सुधारक और शिक्षक के रूप में कार्य किया था। उन्हें महर्षि कर्वे के नाम से जाना जाता है और उन्होंने भारत में महिलाओं के कल्याण के लिए ढेर सारा काम किया था। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया था। और 1896 में 1896 में जो है पूना में हिंगले नामक स्थान में, पूना में देखिए हिंगले नामक स्थान पर दान से प्राप्त भूमि पर विधवा आश्रम और अनाथ लड़कियों के आश्रम की स्थापना किया था। और इन्होंने 1907 में महर्षि कर्वे ने महिलाओं के लिए महिला विद्यालय की स्थापना किया था। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत दिया गया है। तो वही पूछा जा रहा था कि कौन सा इसमें से कथन सत्य नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा प्रश्न दिया गया है, इसीलिए ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जोड़ पकड़ रहा था, तब किसने मार्ले मिंटो सुधार पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं वरन मिंटो था। तो देखिए पाकिस्तान का जन्मदाता मिंटो को किसने कहा है, ये आपको अच्छे तरीके से याद होगा, BPSC ने ये प्रश्न पूछा भी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है। चलिए उसके बाद देखिए सूची दिया गया है, मिलान करना है आपको। यहाँ पर एक तरफ असली नाम दिया गया और दूसरी तरफ उनके लोकप्रिय नाम से मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिएगा मूल शंकर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मूल शंकर किसका नाम था, तो ये दयानंद सरस्वती जी का था।
अच्छा, नरेंद्र दत्त जो था, नरेंद्र नाथ दत्त, ये किसका नाम था? तो ये नाम आपका था स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है। और देखिए गदाधर चट्टोपाध्याय जो था ये रामकृष्ण परमहंस का नाम था, और मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल जो था ये सिस्टर निवेदिता का नाम था। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने आपको मिला दिया है। अब आप लोग यहाँ पर इजीली देख सकते हैं, ए का 3 हो जाएगा, उसके बाद देखिए बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आंसर आपको बताना है, तो आप इजीली ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि स्पेनिश फ्लू जो है सबसे पहले 1918 में भारत के किस शहर में पहुंचा था? स्पेनिश फ्लू, तो स्पेनिश फ्लू जो है 1918 में सबसे पहले भारत में ये बम्बई में पहुंचा था। याद रखिएगा 1918 में। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सहमति आयु अधिनियम 1891 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सहमति आयु अधिनियम के बारे में देखिए, यह अधिनियम जो था ना 1891 में आया था। सहमति की आयु अधिनियम महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ा करके 12 वर्ष कर दिया था। ठीक है ना? कितना कर दिया गया था? 12 वर्ष। इसने जो है विवाह की आयु 10 वर्ष से बढ़ा करके 12 वर्ष इसमें कर दिया गया था। ठीक है। और सर एंड्रयू स्कोबल ने इस विधेयक को विधान परिषद में पेश किया था। यह अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में पारित किया गया था। ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर यह बम्बई में एक पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थी जिन्होंने इसकी वकालत किया था। ये करेक्ट दिया गया है। ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत दिया गया है, दूसरा ऑप्शन। यहाँ पर देखिए पहला सत्य है, दूसरा गलत है। तो वही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो केवल यहाँ पर एक जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए डचों ने गजपति शासकों के द्वारा दी गई भूमि पर पूर्वी तट पर अपने कारखाने या गोदाम स्थापित किए थे। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट जो होगा ना ये आपका गलत हो जाएगा। और देखिए अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा पर कब्जा किया था। बिल्कुल, देखिए अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था ना इसने 1510 में जो है बीजापुर के सुल्तान जो आदिल शाह था उसी से गोवा छीना था। ठीक है। तो ये करेक्ट दिया गया है। और दूसरा देखिएगा कि विजयनगरम साम्राज्य के लिए एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास के कारखाना स्थापित किया गया, यह भी आपका करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा और तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और देखिए डचों ने पूर्वी तट पर अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में, वर्तमान में आंध्र प्रदेश में जो है 1605 में स्थापित किया था। तो ये चीज़ आपको पहले से पता होगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था, के प्रमुख के रूप से जुड़े थे, जो भारतीय जन आंदोलनों में महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी। ठीक है। अब देखिए 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। ये मूलतः तिनकटिया प्रथा के खिलाफ था। और देखिए तिनकटिया प्रथा क्या होती थी, तो बिहार में नील की खेती होती थी, जहाँ पर 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। तो यहाँ के किसानों की दशा जो थी ये काफ़ी दयनीय थी, काफ़ी जो है स्थिति इनकी खराब थी। और इसी के लिए 1916 में जो है आपको याद होगा कि महात्मा गांधी जी से जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वहीं पर गांधी जी से राजकुमार शुक्ल जी मिलते हैं और उन्होंने चंपारण आने के लिए गांधी जी से निवेदन किया था। और गांधी जी स्वीकार करते हुए 1917 में चंपारण की धरती पर आए और उन्होंने ये चंपारण सत्याग्रह चलाया था। और एक और प्रश्न बीपीएससी ने पूछा था कि गांधी जी की जान यहाँ पर किसने बचाई थी, तो बतख मियाँ ने बचाया था। ठीक है ना? भोजन में जहर देकर के मारने का प्लान किया गया था गांधी जी को, तो बतख मियाँ ने जान बचाया था। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नेता बिहार में चंपारण सत्याग्रह से प्रमुख रूप से जुड़ा था, जो भारतीय जन आंदोलनों में महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है ना? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भी आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत किया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपका हो जाएगा कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920। असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ठीक है ना? चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है? समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। तो देखिए यह उपाधि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा रचित इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख यानी कि प्रयाग प्रशस्ति में जो है उल्लेखित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलाहाबाद स्तंभ लेख यानी कि प्रयाग प्रशस्ति,
इसकी रचना जो है हरिसेन ने किया है और हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो ये सब ध्यान रखिएगा। यह शिलालेख समुद्रगुप्त की उपलब्धियों और उपाधियों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है, जिसमें उन्हें एक परम भागवत के रूप में भी वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलाखंड मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है। अब यहाँ पर देखिएगा कौन सा इसमें से रॉक कट जो है शिलाखंड जो है मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलोरा का कैलाश मंदिर। अच्छा, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ये याद रखिएगा। अच्छा, कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। अच्छा, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है गंग वंश के शासकों ने करवाया था। और तंजावुर के राज मंदिर का निर्माण जो है ये चोल वंश के शासक थे, इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है राज चोल ने करवाया था, ठीक है ना, या राज प्रथम भी कहते हैं। और तंजौर में हुआ था और इसको बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है तंजौर को। चलिए देखिए, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निश्चित रूप से आपको याद होगा, ये आपका अशोक का 13वां शिलालेख है, ठीक है, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाला एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है? बताइए, किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाला एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। आपको ध्यान रखना है कि देखिए हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाला संक्षिप्त अभिलेख जो है ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। यह शिलालेख जिसे धौलावीरा साइन बोर्ड भी कहा जाता है, धौलावीरा साइन बोर्ड भी इसको कहा जाता है, ठीक है, धौलावीरा साइन बोर्ड भी कहा जाता है। 10 बड़े आकार के हड़प्पा के चिन्हों से ये युक्त है, ठीक है, धौलावीरा से ये प्राप्त हुआ है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शेरशाह के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर देखिए आपका 2 कथन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए पहले जान लीजिए दोनों कथन सत्य हैं यहाँ पर, अब आराम से दोनों को पढ़ लीजिए, ठीक है ना। शेरशाह के साम्राज्य को 47 सरकार में विभाजित किया गया था। चीफ सिकदार जो कानून व्यवस्था होता था उसका मतलब चीफ होता था, और चीफ मुंसिफ जो जज होता था। प्रत्येक सरकार में प्रशासन के 2-2 प्रभारी अधिकारी थे और प्रत्येक सरकार को कई परगनों में विभाजित किया गया था। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? अब देखिए मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है। देखिए उन्हें नगद के साथ साथ जागीर भी मनसब को प्राप्त होता था, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। नगद के साथ साथ जागीरें भी दी जाती थी। उन्हें सशस्त्र बल बनाए रखने होते थे और देखिए उनको जो है समय समय पर स्थानांतरित भी किया जाता था। तो यहाँ पर दिया गया उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था, नहीं, उनको स्थानांतरित किया जा सकता था। तो यही स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, जो कि प्रश्न में पूछ रहा है। उन्हें सशस्त्र या मशरूत मनसब दिया जाता था, ये करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका इनकरेक्ट दिया गया है, ऑप्शन सी गलत दिया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था? मुगल काल में शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति, तो फ्रेंड्स ये मीर समन था, मीर समन, ठीक है ना, मीर समन। यहाँ पर मीर समान लिख दिया गया, इस तरह से भी लिखा जाता है मीर समन, याद रखिएगा। और इसको खान समन के नाम से भी जाना जाता है, खान समन के नाम से भी, खान समन के नाम से भी, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए मुगल काल में शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति मुख्य रूप से मीर समन नामक अधिकारी करता था, जो शाही घराने के सभी सामानों, रसद, कपड़ों, खान पान और अन्य सभी जरूरतों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होता था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बलवन से कौन संबंधित नहीं है? बलवन से, तो देखिए यहाँ पर संबंधित नहीं पूछा गया है, बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पूंजी का हस्तांतरण, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त और लौह की नीति अपनाया था इसने, ठीक है, और ये तुर्क चहलगामी जो था इसका विनाश इसने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अखबार ने नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा की और कृषकों के पक्ष में समर्थन किया था? तो ये कौन सा अखबार था? तो हिंदू पैट्रियट था, ये याद रखिएगा। ये बीपीएससी प्रश्न इस तरह से पूछता है और ऑलरेडी ये प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा जा चुका है। देखिए उसके बाद देखिएगा, और मॉडर्न हिस्ट्री मैंने 4 घंटे का महामैराथन कराया हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। बिहार हिस्ट्री भी मैंने कराया हुआ अलग वीडियो में, और बिहार ज्योग्राफी भी मैंने कराया हुआ है। साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी भी मैंने 2 घंटे का सेशन है उसको कवर कराया हुआ है।
देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर किन के खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार का इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा, साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े थे। तो देखिए ये आपका था किसका, बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका था आरसी दत्त का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आरसी दत्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपका पूछा गया है कि कौन से इसमें से सुमेल मतलब मेल नहीं है, सही मेल इसमें से नहीं है। तो देखिए आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अल्लाह बख्श सही है, खाकसार पार्टी, अलामा मशरिकी सही है, कृषक प्रजा पार्टी, अब्दुल हक यहाँ पर गलत दिया गया है। देखिए कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना जो है फजलुल हक ने किया था। किसने किया था? फजलुल हक ने किया था, फजलुल हक ने किया था। बाकी देखिए खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान का, ये आपका सही है, ठीक है। तो ये वाला आपका सही नहीं है। उसके बाद देखिए बख्तियार खिलजी ने जब 1202-3 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया तो वहाँ के शासक थे राजा नरसिंह देव, ठीक है ना। इसका क्या परिणाम किया गया था? तो नरसिंह देव थे वहाँ के शासक, बताइए। तो देखिए उन्होंने जो है कर देने पर सहमति जताई थी, तो ये जो बख्तियार खिलजी था उसने जो है उनका क्षेत्र उन्हें लौटा दिया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए योर मिथिला क्षेत्र के ये शासक थे, आपने कर्नाट वंश पढ़ा होगा, ठीक है ना, जिसकी स्थापना कर्नाट वंश की किसने किया था, बताइए? नान्यदेव ने किया था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि 1928 में हुआ था बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना, और इसकी स्थापना मोतिहारी में हुआ था, और इसकी स्थापना का श्रेय जो है प्रोफेसर ज्ञान साहा को दिया जाता है। मोतिहारी में हुआ था, जगह का नाम याद रखिएगा 1928 में, और प्रोफेसर ज्ञान साहा का नाम याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से नेताओं का युग्म 1922 में मुंगेर में किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार था? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से आपको याद होगा। 1922 में मुंगेर में पूछेगा तो श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर का नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि वर्ष 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये अनुग्रह नारायण सिंह थे। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष जो थे ये आपके अनुग्रह नारायण सिंह थे। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के प्रवचन की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध ने अपना अधिकांश उपदेश जो है ये आपको याद होगा पाली भाषा में इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है ना, पाली भाषा में। चलिए गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये सब चीज़ें आप जानते हैं, इतना समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। चलिए लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, शेरे पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है? अब देखिए यहाँ पर आपको सही कौन सा दिया गया है, बताइए। दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने 1932 में किया था। नहीं, दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को, ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1942 में शुरू किया गया था, ये आपका करेक्ट दिया जाएगा। तो केवल आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2, यानी कि ऑप्शन बी, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि लोकप्रिय राष्ट्रीय गान, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय गीत बना लीजिए। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और राष्ट्रगान तो हमारा जन गण मन है, ठीक है। तो यहाँ पर बना लीजिएगा राष्ट्रीय गीत, लोकप्रिय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में था? तो ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ से लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आनंद मठ उपन्यास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मिलान करना है। अब देखिए सूर्य सेन किससे संबंधित है? चिटगांव आर्मरी रेड आपको याद होगा, चिटगांव शस्त्रागार छापेमारी आपको हिंदी में आपने पढ़ा होगा। ये घटना 1930 की है, ठीक है ना, ये इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अच्छा जतिन दास ने जो है राजनीतिक कैदियों के अधिकार और सम्मान को लेकर के लाहौर में इन्होंने, लाहौर से जो जेल था उसमें इन्होंने भूख हड़ताल किया था और वहाँ पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है, 1929 में।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका 34 दिवसीय अंचल। अच्छा, बीना दास, देखिए बीना दास जो थी ना एक महिला क्रांतिकारी थी और ये घटना 1932 की है, जब उन्होंने जो है आपके कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जो है बंगाल के गवर्नर सर स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाया था। तो इसने गवर्नर पर बहुत नज़दीक से गोली चलाया था। ये 1932 की घटना है, ठीक है। उस गवर्नर का नाम था सर स्टैनली जैक्सन। और भगवती चरण बोहरा, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, आपको पहले से ही पता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा क्रम से। तो 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसने 1897 में प्लेग कमिश्नर वाल्टर चार्ल्स रैंड और एक और नाम है यरस्ट, ठीक है ना, यरस्ट का भी नाम, यरस्ट इस तरह से शायद लिखा जाता है, ठीक है ना, यस्ट इस तरह से याद रखिएगा। तो इन दोनों लोगों का जो है हत्या हुआ था। ये आपका कमिश्नर था प्लेग कमिश्नर रैंड, और यरस्ट इसके हत्या किया था चापेकर बंधुओं ने, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 1897 की घटना है ये। चलिए पुणे में देखिएगा कि मराठी में अवंतिकाबाई गोखले द्वारा लिखित महात्मा गांधी की जीवनी की प्रस्तावना किसने लिखी थी। ये नया प्रश्न आपके लिए हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कुछ दिन तक रिपीट जरूर किया जाएगा परीक्षा में। मराठी में है अवंतिकाबाई गोखले द्वारा लिखित महात्मा गांधी की जीवनी की प्रस्तावना, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना। ये अवंतिकाबाई गोखले का भी नाम आप याद रखिएगा। क्लियर। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है, ठीक है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए फरवरी 1945 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह की हुआ था। नहीं, ये 1946 की घटना है, ये 45 में नहीं हुआ था, ये आपका 1946 में हुआ था, ये गलत हो गया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। पिछले साल ही 70वीं बीपीएससी में पूछा गया था। वहीं पूछा गया मुस्लिमों का आह्वान किया कि एक नया नारा लड़के लेंगे पाकिस्तान, ये आपका सही है, ये नारा दिया था मुस्लिम लीग ने, ठीक है। सरदार पटेल ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी, नहीं ये गलत हो गया, महात्मा गांधी जी की है हिंद स्वराज। उसके बाद देखिए रॉलेट बिल ने अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए बिना सुनवाई की हिरासत में रखने का प्रस्ताव दिया था, ये आपका करेक्ट है। अब बताइए करेक्ट कौन सा इसमें से, तो आपका दूसरा और कौन, चौथा। देखते हैं दूसरा चौथा कहाँ पर दिया गया, तो ऑप्शन डी में। चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से सही कथन बताना। अच्छा, गद्दर पार्टी बोस्टन में हुआ था इसका गठन, नहीं, गद्दर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, ये गलत हो गया। अच्छा, गद्दर के अखबार में उसके सबसे मुख्य पृष्ठ के ऊपर लिखा हुआ होता था अंग्रेजी राज का दुश्मन या ब्रिटिश शासन का दुश्मन, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा ये। और इसकी स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था, ये आपका करेक्ट है। सही कौन सा इसमें से, तो दूसरा और तीसरा, ठीक है ना। चलिए देखिए दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत पर हुण वंश का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। देखिए हुण वंश का आक्रमण की अगर बात करते हैं तो ये आपका हुआ था स्कंदगुप्त के समय में, ठीक है ना, स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, ध्यान रखना है। हालांकि हुणों ने बाद में फिर से संगठित होकर, जिसको कि इसने विफल भी कर दिया था स्कंदगुप्त ने, हालांकि फिर क्या हुआ कि हुण संगठित होकर के फिर से आक्रमण किए थे, ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए मंदसौर प्रशस्ति किस शासक के उपलब्धियों का विवरण है। तो देखिए एक तो मंदसौर प्रशस्ति से मालवा के राजा यशोवर्मन विष्णुवर्धन की उपलब्धियों का विवरण मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर गुप्त वंश की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा किसका, तो ये आपका हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, कुमारगुप्त का, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुमारगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कुमारगुप्त का। और फ्रेंड्स देखिए एक और प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में स्कंदगुप्त के हुनों पर विजय का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है आपका भीतरी शिलालेख में, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि फाहियान की यात्रा वृत्तांत में एक अस्पताल का विवरण किस स्थान पर मिला है। फाहियान के समय में, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, ठीक है ना, यह आपका पाटलिपुत्र में। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि कपिल मुनि ने दर्शन के किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो कपिल मुनि ने जो है किसका किया था, तो सांख्य दर्शन का किया था, ठीक है। अच्छा, पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन महर्षि जैमिनी ने किया था। अच्छा, न्याय दर्शन का प्रतिपादन महर्षि किसने किया था, गौतम ने किया था। और उत्तर मीमांसा का प्रतिपादन महर्षि बद्रायन ने किया था, ठीक है। चलिए देखिएगा मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी। तो मुगलों की दरबारी भाषा जो थी ना, यह आपका फारसी हुआ करती थी, पर्शियन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कि नवरोज़ का पर्व मुगलों ने लिया था
तो नौरोज़ का पर्व जो है मुगलों ने लिया था पारसियों से, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुरु नानक ने किस गुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक थे और पहले गुरु थे, और इनके बाद जो है ना इन्होंने अपने भाई लहना को अब उत्तराधिकारी चुना था, और गुरु लहना का नाम बदल करके गुरु अंगद देव रखा गया था बाद में, आपको ध्यान भी होगा, तो गुरु अंगद देव ध्यान रखिएगा। चलिए, किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है। तो रंगीला बादशाह कहा जाता है किसको, तो मोहम्मद शाह रंगीला को, ठीक है ना, मोहम्मद शाह रंगीला को, ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि सिंध किस ब्रिटिश के दौरान विजित किया गया था। तो देखिए, सिंध को जो है जॉन नेपियर ने मिलाया था, और ये सिंध विजित हुआ था लॉर्ड एलन ब्लो के समय में, ठीक है ना, जॉन नेपियर ने मिलाया था, और ये आपका लॉर्ड एलन ब्लो के समय की घटना है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जेम्स एंड्रू रामसे, जेम्स एंड्रू रामसे, इस तरह से रामसे लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है ना, जेम्स एंड्रू रामसे किस गवर्नर जनरल का असली नाम था। अब देखिए इस तरह से भी पूछा जा रहा है, जेम्स एंड्रू ब्राउन रामसे पूरा नाम है, और ये डलहौजी का नाम था, जेम्स एंड्रू ब्राउन रामसे, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कर लेंगे। ये सब डलहौजी के बारे में आपको याद होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसने लाया था। उसके बाद इसी के समय रेलवे, टेलीग्राफ, लोक निर्माण विभाग जैसे सुधार की नींव रखी गई थी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा सत्य है। पहले आप बता देता हूँ, देखिए पहला भी सत्य दिया गया, दूसरा भी। भारत का संविधान भारतीय लोगों की निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए था, और देखिए संविधान में जो है भारत को अलग डोमिनियन स्टेट्स, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देशों के समान भागीदारी दी जानी चाहिए। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विरोध स्वरूप एक पुरस्कार लौटाया था, वह पुरस्कार कौन था। तो देखिए वह पुरस्कार तक कैसरी हिंद की उपाधि इन्होंने लौटाया था, ठीक है ना। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, और राय बहादुर की उपाधि जो है जमुनालाल बजाज ने लौटाया था, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए बारदोली नो टैक्स अभियान का नेतृत्व किसने किया था। अच्छा ये प्रश्न एक एग्जाम में और पूछा गया इसी साल कि बारदोली नो टैक्स अभियान कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1928 में हुआ था, और नो टैक्स अभियान का नेतृत्व बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि तिलक स्वराज फंड की शुरुआत, VVI क्वेश्चन है ये। देखिए तिलक स्वराज फंड की शुरुआत जो है निम्नलिखित में से किस आंदोलन को वित्त पोषित करने के लिए किया गया था। देखिए तिलक स्वराज फंड की शुरुआत जो है ना ये शुरू किया गया था आपका असहयोग आंदोलन के समय में, ठीक है ना। तो असहयोग आंदोलन को वित्त पोषित करने के लिए महात्मा गांधी जी ने ये स्टार्ट किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में हमने पढ़ा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था, ठीक है। तो 1929 ऑप्शन में तो नहीं दिया गया, आप इसको 1929 बनाकर टिक लगा लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी। तो 1938 में इन्होंने जो है आपका हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। बाद में इनको जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद से हटाया गया था, और 1939 में ही इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी, और इनका हटने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। देखिए इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। अच्छा ये इल्बर्ट बिल जो है ना ये लॉर्ड रिपन के समय की घटना है, इल्बर्ट बिल, ठीक है ना, आपको याद रखना है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में आपका 1883 में आया था, और दरअसल ये यूरोपीय जो आपकी यूरोपीय के मुकदमे से संबंधित जो भारतीय मजिस्ट्रेट पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना था। तो एक तरह का न्यायपालिका में नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना था, जिसका अंग्रेजों ने पुरजोर विरोध किया था, ठीक है ना। इस विधेयक को पेश करने के पीछे मुख्य उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को सत्र अदालतों में ब्रिटिश से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति देना था, ठीक। देख लीजिएगा कि 1923 में बिहार में जो है स्वराज दल की स्थापना किसने किया था। तो स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में हुआ था बिहार में, ठीक है, और नारायण प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिए मथुरा मूर्तिकला शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो गांधार मूर्तिकला और मथुरा मूर्तिकला इनका सबसे ज़्यादा विकास हुआ था कुषाण वंश के समय हुआ था, और कनिष्क के समय में, ठीक है ना। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा मिलान करना। अब देखिए लॉर्ड लिथुओ की कार्यकाल कब शुरू हुआ था। तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा 1936 में स्टार्ट हुआ था, 1936 से 43 तक रहा था।
लॉर्ड माउंटबेटन का 1947 से 48, तो 1947 से यहाँ पर। लॉर्ड विलिंगटन का पूछा जाएगा तो 1931 से 1936, ठीक है। और लॉर्ड वेबल 1944 हो जाएगा। मिला लीजिएगा भाई इसको अब आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर दो कथन, एक कथन एक है, यहाँ पर कथन दो है। ये कथन एक है, कथन दो है, ठीक है। उपरोक्त के आलोक में दिए गए विकल्पों में से सही चुनना है उत्तर आपको। अब चलिए एक एक करके देखते हैं। अभी हमने इल्बर्ट बिल के बारे में बताया है कि यह घटना 1883 की है, इल्बर्ट बिल की। तो ये तो गलत हो गया। इल्बर्ट बिल विवाद 1886 की नहीं है, 1883 की है, लॉर्ड रिपन के समय में आया था, ठीक है। अच्छा दूसरा पढ़िएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में 1885 में हुआ था, WC बनर्जी की अध्यक्षता में। 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, यह करेक्ट दिया गया। तो केवल दो ही सही है ना। चलिए तो देखिएगा, एक आपका असत्य है और कथन दो जो है सत्य है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1880 में लॉर्ड लिटन ने सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में स्ट्रेची आयोग का गठन किया था। बताइए स्ट्रेची आयोग संबंधित किससे है? तो 1880 में याद रखना है, स्ट्रेची कमीशन का गठन हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में। यह संबंधित है अकाल आयोग से, ठीक है ना। किससे संबंधित है? अकाल आयोग से। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि गुप्त काल में, थोड़ा सा यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर गुप्त काल ये लिखा गया है, गुप्त काल। गुप्त काल में बृहद संहिता, बृहद संहिता यहाँ मैं लिख देता हूँ। गुप्त काल में बृहद संहिता की रचना किसने किया है? गुप्त काल में बृहद संहिता की रचना तो ये बराहमिहिर ने किया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हुमायूंनामा की रचना मुगल सम्राट की पुत्री गुलबदन बेगम ने किया था। वह मुगल सम्राट कौन था? यानी कि देखिए गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी, वही पूछा जा रहा है कि हुमायूंनामा की रचना किसने किया? गुलबदन बेगम ने। देखिए हुमायूंनामा की रचना मुगल सम्राट की पुत्री गुलबदन बेगम ने किया था। वह मुगल सम्राट कौन था? तो देखिए ये आपका बाबर था, ठीक है ना। बाबर की पुत्री थी ये, कौन? बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा, ठीक है ना। और हुमायूं की सौतेली बहन थी। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित गुप्त शासकों पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना। अच्छा गुप्त वंश के बारे में तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा फ्रेंड्स कि गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। तो श्रीगुप्त पहला शासक हो गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ। श्रीगुप्त के बाद कौन बना था? घटोत्कच बना था, घटोत्कच, ठीक है ना। उसके बाद घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम बना था, चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ मैं लिख देता हूँ चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त बना है, यहाँ पर देखिए नहीं एक मिनट मिटाने दीजिए, ये बना समुद्रगुप्त बना, ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय बना, चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम बना और उसके बाद देखिए स्कंदगुप्त बना था, ठीक है। तो ये क्रम आप याद रखिए, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वंशों का सही कालानुक्रम नीचे दिया गया कूट है उसमें से व्यवस्थित करना है। तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर आपका शुंग वंश हो जाएगा। देखिए शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहदत्त की हत्या करके मगध पर जो है शुंग वंश की स्थापना किया था। शुंग वंश के बाद आया था कण्व वंश, कण्व के बाद कुषाण आया था, फिर आपका गुप्त वंश आया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बलवन के शासनकाल में तुगरिल खां का विद्रोह कहाँ हुआ था। अच्छा देखिएगा पूछा जाता है कि तुगरिल खां का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो बलवन के शासनकाल में। 1279 की घटना, ये बंगाल का गवर्नर था तुगरिल खान, उन्हीं ने बलवन के खिलाफ विद्रोह इसने कर दिया था। बलवन ने अपनी सेना को बंगाल भेजा और तुगरिल खान का सिर कलम करवा दिया। और उसके बाद बलवन ने अपने पुत्र बुगरा खान को जो है बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया था, ठीक है। तो ये बंगाल हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लिखित है? तो ये किस ग्रंथ में है फ्रेंड्स? तो ये अथर्ववेद में निहित है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। यह प्रसिद्ध उक्ति जो है ये आपका अथर्ववेद में है। देखिएगा रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? तो ये नागार्जुन ने किया था, रस चिकित्सा का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो ये सब प्रश्न आपने पढ़ा भी होगा। तो ये आपका किया था किसमें? तो ये बैराट शिलालेख है, जिसको कि आपको याद होगा कि इसको भाबरू शिलालेख भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए भाबरू लघु शिलालेख। उसके बाद देखिए पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अच्छा पल्लव वंश की स्थापना किसने किया था?
तो पल्लव वंश की स्थापना जो है ना ये आपका सिंह विष्णु ने किया था, सिंह विष्णु ने, ठीक है ना, सिंह विष्णु ने किया था। और पल्लव वंश की राजधानी तो आपको पता ही है कांचीपुरम हुआ करती थी, और अंतिम शासक था अपराजित वर्मन पल्लव वंश का। कि स्वर्गद्वारी नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित है? स्वर्गद्वारी नामक शिविर जो है ये किस सुल्तान से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है किससे? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। और ये जो स्वर्गद्वारी शिविर है जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 वर्ष बिताए थे, ध्यान रखिएगा 2.5 वर्ष, ये गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान बाहरी विश्व के लोगों के साथ करीबी कूटनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क का पक्षधर था? तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक ही था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस शहर में हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में, ठीक है ना, 26 दिसंबर 1925। आप सन जरूर याद रखिएगा, 1925 कानपुर में। स्थापना एम.एन. रॉय ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से, तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन के बाद इन्होंने अध्यक्षता दे दिया था, मतलब इस्तीफा दे दिया था अध्यक्षता से। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन किसने किया था, ये पूछा जाए तो देखिए भारत की स्वतंत्रता लीग यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, इसका स्थापना 1928 में किया गया था जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर और सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पर देखिए जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और एक नाम और याद रखिएगा श्रीनिवास अयंगर ने किया था, ठीक है। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में परिवर्तित किया गया, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। कब? तो ये 1919 के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिएगा गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में जो है सोने के सिक्के जारी किए गए। उन्हें क्या कहा जाता था? सोने के सिक्के को गुप्त शासक जो जारी किए थे उनको दिनार कहा जाता था, और जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे उनको रुपया कहा जाता था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो एक तो 1929 वाला आपको लाहौर अधिवेशन याद होगा, ठीक है। उसके बाद 1936 का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था इन्होंने, ठीक है ना, और 1937 का फैजपुर का भी अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर 36 और 29 दिया गया है, तो एक से अधिक हो जाएगा वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोथल की विशिष्टतम विशेषता क्या है? तो लोथल जो था ये गोदीवाड़ा था, एक जो है आपका पतन नगर था, तो यहाँ पर जहाज बनाने का स्थान। अब देखिएगा ऋग्वेद की नदी स्तुति में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख है? तो देखिए इसमें गंगा का भी है, यमुना का भी है, तो ऑटोमेटिक एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा था? तो इसमें से देखिए बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, जोगेश चटर्जी जुड़े थे, ठीक है ना, जोगेश चटर्जी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो थे आपके संस्थापक सदस्यों में से एक थे HRA के। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी समूह काकोरी ट्रेन डकैती से जुड़ा था? तो अभी मैंने आपको बताया है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब की है? तो फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 की ये घटना है, ठीक है, 9 अगस्त 1925 की। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि बारदोली में नो टैक्स आंदोलन कब चलाया गया था? तो नेतृत्व तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था, चलाया गया था 1928 में, जैसे मैंने आपको बताया भी है एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा ये प्रश्न है कि फिरोज तुगलक के शासनकाल में रजबा एवं उलुगखानी निम्नलिखित में से किसका नाम था? तो रजबा और उलुगखानी जो था ना ये नहर का नाम था, ठीक है ना, और फिरोज शाह तुगलक ने ढेर सारे नहर का भी निर्माण करवाया था, ये चीज़ आप पहले से भी जानते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण संबंधी लिखित सामग्री है? यहाँ पर 4 आपको दिख रहा होगा ये सामग्री, और यहाँ पर नीचे दिए गए कूट में से आपको सही आंसर चुनना है। तो मैं बता दूं कि ये सारे के सारे हैं, पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी और चौथा है। अब एक एक करके देख लीजिएगा। देखिए पाणिनि का अष्टाध्यायी है, ये व्याकरण की है। महाभाष्य पतंजलि का है। प्राकृत प्रकाश जो है याद रखिएगा ये वररुचि का है, वररुचि का है, और यह प्राकृत भाषा का सबसे पुराना और प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है, तो बिल्कुल व्याकरण संबंधित है। और तोकला पीयम जो है ये भी व्याकरण का है। इसकी रचना किसने किया था? तुगलक पियार ने किया था,
ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये सभी के सभी हैं, तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 में देखिए बीपीएससी के द्वारा जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए थे उनको मैंने आपको कवर करा दिया। फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ इसको एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिएगा।